एक ऐसा एक्टर जिसके करियर पे टेररिस्ट होने का दाग लगा, एक ऐसा एक्टर जिसके करियर में उसकी मूवीज को लेके कम बल्कि उसकी कंट्रोवर्सीज को लेकर ज्यादा चर्चे होते हैं। इस एक्टर ने जितनी मूवी नहीं की अपने करियर में उससे ज्यादा रिलेशनशिप्स में था। ये ड्रग्स ओवरडोज से लेकर टेररिस्ट कनेक्शंस तक सब तरह के इल्जाम लगे इस एक्टर पे। इतना सब कुछ होने के बाद जिंदगी लगभग बर्बाद होने ही वाली थी कि तभी एक बायोपिक आती है, या ये कह लो वॉशिंग मशीन आती है। एक ऐसी वॉशिंग मशीन जिसने की पूरी इमेज को व्हाइट वॉश कर दिया। अब तक शायद सेम चीज़ हुआ था, सेम चीज़ ट्राई की थी। हम सनी लियोन का वाला मूवी नहीं देखे, लेकिन हम 100% श्योरिटी में थे जिस टाइम वो मूवी आया था। नहीं, सनी लियोन का एक मूवी आया था उसी के बायोपिक पे या जैसा कुछ ऐसा, तो 100% वो भी उसी चीज़ के लिए आया था, इमेज ठीक करने के लिए आजकल ये सब आया है। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बाबा की, यानी कि संजू बाबा की। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या उत्तर प्रदेश बाबरी मस्जिद को हिंदुओं ने डिमोलिश कर दिया था, जिसके बाद देश भर में अलग अलग जगह कई सारे राइट्स हुए, कई सारे लोगों को चुन चुन के मारा गया, जिसमें से सबसे ज्यादा भयानक मुंबई 1993 बॉम्ब ब्लास्ट था। 12 मार्च 1993 बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बेसमेंट में एक कार पार्क हुई दोपहर के 1:30 बजे। बीएससी के बेसमेंट में पार्क हुई उस कार में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कि 84 लोगों की जान चली जाती है और करीब 225 लोग जख्मी हुए थे। उस कार में आरडीएक्स रखी हुई थी और उसे एक टाइमर के जरिए उड़ा दिया गया था। अच्छा, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ पहले बता देते हैं कि बहुत लोग ट्रोल करता था संजय दत्त को, कि संजय दत्त का एक ओल्ड फोटो है, वो फ़ोटो देख के बोलता था कि इसकी 300 गर्लफ्रेंड थी, ये ऐसे करके कुछ अजीब, कोई एक पुराना फ़ोटो है जिसमें अजीब पैंट पहने हुए हैं विथ ओल्ड पैंट, ऐसे करके एक अजीब है फ़ोटो, अजीब आता है वो देखने में, अजीब स्किनी टाइप का था। एक तो ये साला एक एज है तो इसको तो बुझाता नहीं है शायद, काची हम डाले हैं कुछ ही देना है रिजल्ट, चूतिया। अभी गूगल होता तो बता भी देता, रुको हम देख ही लेते हैं गूगल कैसे वो नहीं बता देता। गूगल होता तो 100% बता देता, इसलिए एज हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, बकलोल एज। हाँ ये देखा, गूगल है बता देता है। ये फ़ोटो है ना, ऐसे करके इसका बहुत सारा मीम बना था कि इसकी चीज़ भाई तेरे को पता नहीं है, चूतिया जी। शकल तुमको लगता है ना कि शकल का वैल्यू है, तो शकल का बस कॉलेज और स्कूल भर में वैल्यू है। कभी तुम देखा है, कभी इमेजिन करो, अभी इमेजिन करो, कभी मत, अभी इमेजिन करो 35 का है तुम, ठीक है, एज 35, और तुम्हारा पूरा एकदम ये जॉ लाइन है, ये है एकदम कर्व मसल है, पूरा एकदम बढ़िया दिखता है तुम एक नंबर। अब पैसा वैसा तुम्हारे पास नहीं है, तू कर्जा में जी रहा है, ठीक है, छाट नहीं सब उधर BMW से उतरा है, तू साइकिल से आया, साइकिल से तो नहीं आएगा, तू तो ईगो वाला है, तू टेम्पो से आया है, लेकिन टेम्पो तो वहीं 1 किलोमीटर पहले उतरवा दिया था, अब तू आया है पैदल। क्या लगता है तेरे को, तेरे लुक्स पे जाने वाला है कोई? अब मान लिया अगर चला भी गया, एक हो सकता है कि उसको इल्यूजन लगे कि हाँ देखने में तो ठीक है, जैसे ही उसको रियलाइज़ होगा कि इसके पास कुछ नहीं है, खाने का वांदे है इसके, भागे क्यों, ठीक है। तो लुक्स वगैरह का जो मैटर है, हम नहीं कहते कि वो तुम्हारा काम नहीं करेगा, करेगा, अट्रैक्ट करता है लुक्स, लेकिन वो बस वो इनिशियल फेज के लिए होता है कि मतलब हाँ तुम पे जाएगा लुक्स, तुमको इंटरव्यू मिल सकता है, मतलब तुमको चांस दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको रियलाइज होगा कि बंदा में दम ही नहीं है, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो गरीब है, तुमको लात मार के निकाल दिया जाएगा। तो तुम लोग जो ट्रोल करता है कि नहीं होगा, तो तुमको पता नहीं है कि डायरेक्टर जो बड़ा बड़ा है, लोग इतना बंदर जैसा दिखता है, और डेली पेटी पैक। ऐसे में हुए इस धमाके के करीब 45 मिनट बाद मुंबई के मंडी में भी एक धमाका होता है, जिसमें कि 5 लोगों की जान चली जाती है और न जाने कितने लोग जख्मी होते हैं। इस धमाके के 15 मिनट बाद मुंबई की एक ऐसी जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है जहां पे किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यही क्या है भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ तेलंगाना दुबई, चुप। और वो था शिवसेना भवन, यानी कि शिवसेना का हेडक्वार्टर। इस धमाके में भी 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 50 जख्मी हुए। और भी मुंबई की कई सारी जगहों पे धमाके हुए थे, कहीं बस में तो कहीं कॉलोनीज में। मुंबई में एक के बाद एक 12 जगहों पे लगातार बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद मुंबई पूरा का पूरा डरा हुआ था। मुंबई पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए। सीबीआई के मुताबिक इस बॉम्ब ब्लास्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। मगर देश के फाइनेंशियल कैपिटल पे इतना भयानक हमला हुआ और उसे वहां पे रखा कैसे गया, और इतने सारे आरडीएक्स आए कहां से? ऐसे कई सारे सवाल पुलिस से लेकर आम जनता के दिमाग में भरे हुए थे, जिसके बाद शुरू होता है इस बॉम्ब ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन।
12 मार्च 93 को ये ब्लास्ट हुआ और 15 मार्च 93 होते ही इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। इस केस को लीड कर रहे थे डीसीपी राकेश मरिया और उनकी टीम लग जाती है काम पे, जिसके बाद इन्हें कहीं से खबर मिलती है कि बाबा मूसा चौहान नाम का एक आदमी था जिसने की ये वेपन स्टोर किए थे और डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे, जो कि इस अटैक में काम आए। राकेश मरिया ने तुरंत अपनी टीम से कह के बाबा मूसा चौहान को अरेस्ट करने को कहा। मूसा को अरेस्ट करने के बाद जब उससे पूछताछ होती है तो उसने कहा कि मैं इस बॉम्ब ब्लास्ट में अकेले शामिल नहीं था, इसमें 2 लोग और भी शामिल थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। वो 2 और लोग हनीफ कर्णवाला और समीर हिंगोरा थे, मुंबई के काफी जाने माने पैसे वाले लोग। हामी बांद्रा का फेमस तवा रेस्टोरेंट का मालिक था और समीर इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IMPPA का प्रेसिडेंट था। और ये दोनों साथ में मैग्नम वीडियोस नाम की कंपनी चलाते थे, जो कि एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी। वो काफी अमीर लोग थे जिनके पास काफी ज्यादा अच्छे लॉयर्स का सपोर्ट था और उन्हें क्वेश्चंस करना इतना आसान नहीं था। काफी पूछताछ के बाद फाइनली उन लोगों ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलने के तुरंत बाद उन्होंने एक ऐसा नाम लिया जिसको सुन के राकेश मरिया के साथ साथ वहां खड़े किसी पुलिस वाले को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत राकेश मरिया को टॉन्ट मारा कि आप लोग बड़े लोगों को पकड़ते नहीं क्या। राकेश मरिया ने उनसे पूछा कि कौन बड़े लोग, किसकी बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा संजू बाबा। जो मेरे लिए भी शॉकिंग है। उन्होंने पूछा कि संजू बाबा कौन? तो उन्होंने कहा अरे संजय दत्त, वही हीरो। राकेश मरिया ने पूछा संजय दत्त वो कैसे इन्वॉल्व है इस केस में? राकेश को इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ। और फिर यहीं से इस पूरे मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, एक ऐसा कैरेक्टर सलमान भाई क्या? जिसके बारे में एक गलत सबूत यानी कि राकेश मरिया के करियर पे खतरा। संजय दत्त का नाम आने के बाद और सारे सबूत इकट्ठा होने के बाद राकेश मरिया ने जॉइंट कमिश्नर MN सिंह को फोन करके ये सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए। तो MN सिंह ने डीसीपी से ये पूछा कि वो बैग कहाँ है जिसमें कि दत्त ने हथियार रखे थे। डीसीपी मरिया उनसे कहते हैं कि वो बैग अब उसके बेडरूम में है। जॉइंट कमिश्नर MN सिंह और डीसीपी राकेश मरिया ये फैसला लेते हैं कि संजय दत्त, जो कि उस टाइम मॉरिशियस में था आतिश मूवी की शूटिंग के लिए, उसके घर वापस आने के बाद उसके घर की तलाशी लेना ही सही रहेगा, क्योंकि सुनील दत्त उन दिनों अपने ही सरकार खिलाफ धरना वगैरह कर रहे थे और संजय दत्त के घर की तलाशी ली जाएगी तो सबको ये लगेगा कि उसके पीछे पॉलिटिक्स है। डीसीपी मरिया और MN सिंह ये प्लान बनाते हैं कि जब संजय दत्त फ्लाइट से उतरेगा तभी उसे अरेस्ट कर लेंगे और इनके अलावा किसी और को ये बात पता न चले, ऐसा कमिश्नर ने राकेश मरिया को कहा। लेकिन अगले ही दिन डेली न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल छपा होता है जिसमें कि लिखा होता है कि संजय दत्त हैज AK-56 गन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने दोस्त प्रणव के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों ये है मेरे अर्निंग्स पिछले कुछ दिनों के और ये मुझे कर रहा है मेरे हिस्सों को 45,850 में बदल दिया। मैं समझ सकता हूं आपका एक्साइटमेंट इस सॉफ्टवेयर को लेने का, तो मैं आपको ज्यादा चैनल पर जाऊं और रिपोर्टर है तो होने लगती है। संजय दत्त के खिलाफ पहली बार कोई खबर छापी थी। इस खबर के छपते ही इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। देखो मेरा चैनल छोटा है, फिर भी इस सब टाइप का जो इजी मनी होता है ना, कभी भी एक बात समझ लो, मनी इजी मनी जैसा कुछ नहीं है, ठीक है? मतलब ठीक है, सर का ऐड कर रहे हैं तो सर पैसा कमा रहे हैं, हमको भी मिलेगा ऐड तो हम भी करेंगे। लेकिन हम अभी चैनल छोटा है तो अभी ही तुम लोग को बता देते हैं, बाद में हो सकता है कि पैसा से मेरा बूम नहीं मतलब एक बात कह रहे हैं यार कि तुम लोग खुद समझदार बनो ना यार, खुद समझदार बनो यार। तुमको क्यों लगता है कि पैसा बनाना इतना ईजी हो सकता है? नहीं है ईजी। तुम खुद देखो ना कि भाई नया नया शादी होता है, मिलिट्री बेचारा शादी करता है 10 दिन में चला जाता है बेचारा जॉब पे, फिर तुम दुबई चला जाता है जॉब पे, दूसरे शहर चला जाता है जॉब पे, बेचारा नया नया शादी किया है, उसको डर नहीं है, नया नया वाइफ है, अकेले कैसे रह रही है, हाँ ठीक है पापा, मतलब बहुत तरह का रीज़न है यार। तो ये सब क्या तुम लोग ऐप लगा के रख देता है? सर का कोई गलती नहीं है, और सर का तो स्पॉन्सर्ड है, लेकिन तुम लोग सुधरो ना। तुम लोग को काहे लग रहा है कि भाई इतना इजी पैसा आ जाएगा? हाँ, बिंजो कमाओ, किंजो कमाओ, लूडो खेलो, पैसा कमाओ, बस लगती है। अब बलजीत परमार को ये कैसे पता चला, ये खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है। इस इंटरव्यू में बलजीत परमार कहते हैं कि वो वाईसी पवार, जो कि इस केस से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में से एक थे, उनसे पूछते हैं कि सर कुछ डेवलपमेंट है? तो हड़बड़ी में कार में बैठे हुए वाईसी पवार ये कहते हैं कि हाँ, एक MP के बेटे का नाम आ रहा है। अब महाराष्ट्र में MP तो बहुत सारे थे, उनमें से कौन से ऐसे MP की यहाँ पे वाईसी पवार बात कर रहे थे। तो उस दिन उन्होंने रात में एक ऑफिसर को फोन किया जिसका नाम अरूप पाटनेक था। आरूप ने बलजीत परमार से कहा कि कल आ जाओ मिलने। अगले दिन जब बलजीत परमार उनसे मिलने पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहे थे, लेकिन लंच के टाइम अरूप पाटनेक ने उन्हें अपने पास बुलाया। तब बलजीत परमार ने उनसे ये पूछा कि मैंने सुना है कि आप किसी MP के बेटे को उठाए हैं क्वेश्चनिंग के लिए। तो अरूप पटनायक हंसते हुए ये बोले कि नहीं, अभी उठाया नहीं है, वो अभी विदेश में शूटिंग कर रहा है। बस यही सारी बातें क्लियर हो गई कि कौन है वो MP जिसका बेटा एक्टर है और वो विदेश में शूटिंग कर रहा है। लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए बलजीत परमार ने संजय दत्त को फोन किया, क्योंकि बलजीत परमार सुनील दत्त को जानते थे, लेकिन उधर सुनील दत्त
इनके कॉल को अवॉइड कर रहे थे। तो ऐसे ही किसी ने कहा कि सुनील दत्त इस टाइम जर्मनी गए हुए हैं। सुनील दत्त जर्मनी जिससे मिलने गए थे उसको अच्छे से बलजीत परमार भी जानते थे। तो बलजीत परमार ने उन्हें फोन किया तो उन्होंने भी मना कर दिया कि सुनील दत्त तो यहाँ पे नहीं है। तो बलजीत परमार ने कहा कि कोई बात नहीं, सुनील दत्त से ये कह देना कि उनके बेटे संजय दत्त का नाम आ रहा है मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट में, और सबसे जरूरी बात, उस पर एक आर्टिकल छापने वाला हूं मैं। अब संजय दत्त का फोन आता है बलजीत परमार के पास। वो कहता है कि आप पापा को ढूंढ रहे थे, क्या बात है बताइए। तो बलजीत परमार संजय दत्त को अच्छे से बताते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी हथियार है तो उसे चुपचाप जमा करवा दीजिए। फिर संजय दत्त उनसे कहते हैं कि आपको इस पे लिखने ऐसे देखो, एक चीज़ हम बताते हैं, हमको नहीं पता है केस का खुलासा कैसे हो रहा है या क्या हो रहा है। हम इस केस से रिलेटेड अभी नहीं बता रहे हैं जो हम बताना चाहते हैं अभी। बस तुम लोग का एक इल्यूजन जो है ना, बचपन से उठ के सीआईडी देख लिए, बचपन से उठ के मूवी देख लिए, उसमें कैसे पुलिस काम करता है, उसमें कैसे बाल का खाल निकाल के पुलिस पकड़ लेता है, या फिर सीआईडी जो सोनी टीवी पे देता था, एक बार ऐसे करके सोचता है हाँ, अभिजीत भैंचोद तुम लोग को लगता है ना कि ऐसा कुछ होता है, तो नहीं होता है भाई, ठीक है। पुलिस भी तुम्हारा नॉर्मल आदमी की तरह है, ठीक है। थोड़ा उन लोग के पास बस पावर इतना रहता है कि किसी को भी घर में पूछताछ करवा सकता है अच्छे से। उसके अलावा उन लोग के पास ज़्यादा कुछ नहीं है पावर। अभी हम और कंटिन्यू करने ही वाले हैं इस चीज़ पे। तो तुम लोग उतना रिलाई मत करो अपने सिक्योरिटी के लिए। अगर तुम कहीं टूर पे जा रहा है, कहीं पे घूमने जा रहा है, तो अपना सिक्योरिटी अपने पास रखो। पुलिस पे रिलाई मत करो। रात में एक दो बजे टहलना है, सिक्योरिटी का ध्यान अपना खुद रखो। की जरूरत नहीं है, मैंने पापा से बात कर ली है, ऐसी कोई बात नहीं है। बलजीत परमार फिर से कहते हैं कि अगर आपके पास कोई वेपन है तो उसे जमा करवा दीजिए, आर्म्स एक्ट का केस बनेगा, छूट जाएंगे कुछ सालों में। लेकिन संजय दत्त नहीं मानते और वो ये बोलते कि मैंने ये सेल्फ डिफेंस के लिए लिया है अपने लिए। बलजीत परमार संजय दत्त से कहते हैं कि ये हथियार जो आपके पास है ना, ये डिफेंस के लिए नहीं, ऑफेंस के लिए यूज होता है। तो कुछ ऐसे कंफर्म हुआ था संजय दत्त के पास AK-56 हथियार, और बलजीत परमार इस आर्टिकल को छाप देते हैं। 19 अप्रैल रात के 2 बजे संजय दत्त की फ्लाइट लैंड करती है और लैंड करते के साथ ही डीसीपी राकेश मरिया और उनकी टीम संजय दत्त को अरेस्ट कर लेती है। संजय दत्त के अरेस्ट के बाद पूरा का पूरा बॉलीवुड संजय के सपोर्ट में आ जाता है। पुलिस वालों पर बहुत प्रेशर होता है, ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यही खबर होती है। अब बारी आती है संजय दत्त के पूछताछ करने की। शुरुआत में संजय दत्त कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन तभी तुरंत राकेश मरिया उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारते हैं और उनसे कहते हैं कि जेंटलमैन की तरह पूछ रहा हूं तो जेंटलमैन की तरह जवाब दो। जिसके बाद संजय दत्त उनसे ये कहते हैं कि सर, मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये कहते ही रूम से सब चले जाते हैं। फिर होता है शुरू संजय दत्त का कन्फेशन। एक एक कर संजय दत्त राकेश मरिया को सारी चीजें बता देते हैं और संजय दत्त की कही हुई हर बात हानिफ और समीर के कहे गए बातों से मैच कर जाती है। लेकिन हथियार नहीं मिलते, क्योंकि संजय दत्त खुद उनसे कहते हैं कि उन्होंने द डेली में छापे खबर के बाद उस हथियार को अपने दोस्तों के पास भेज दिया और उस हथियार को डिस्ट्रॉय करवा दिया। ये कहने के बाद संजय दत्त के फ्रेंड्स यूसुफ नुलवाला, अजय मरवा, करसी अर्जानिया एंड रूसी मुल्ला को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इस कन्फेशन के बाद संजय दत्त ने राकेश मरिया को कहा कि प्लीज डोंट टेल माय फादर। पुलिस दत्त को उसी दोपहर तुरंत कोर्ट में ले जाती है और उसके कुछ दिनों तक पुलिस कस्टडी में संजय दत्त को रखा जाता है। शाम को सुनील दत्त क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच जाते हैं। जैसे ही संजू सुनील दत्त को देखते हैं, वो उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सुनील दत्त जैसे ही ये सुनते हैं, उनके पांव सुन्न हो जाते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि सिर्फ एक गलती की वजह से उनकी इज्जत और उनका बेटा दोनों हाथ से गए। राकेश मरिया की बातों पर यकीन नहीं करते, मगर जब संजय दत्त सुनील दत्त के पैरों में गिर के रोने लग जाते हैं और अपनी गलती मान जाते हैं, तब सुनील दत्त के चेहरे का रंग उड़ जाता है और सालों से कमाई मेहनत और शोहरत उनके आंखों के सामने मिट्टी में मिल जाता है। अब कुछ सवाल हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि अगर संजू को सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार रखने भी थे तो उन्होंने इतने सारे क्यों रखे, वो भी AK-56 और ग्रेनेड जैसे हथियार। एक पिस्टल से भी काम चल सकता था। दूसरी ये कि जब उनके बंगलों पे हथियार से भरी वैन आई थी जिसमें इतने RDX रखे थे जिससे पूरे शहर को उड़ाया जा सकता था, तो क्या उन्हें जरा सा भी शक नहीं हुआ कि ये सब क्यों आ रहा है मुंबई में, या फिर इसके पीछे एक बहुत भयानक प्लानिंग है। तीसरी बात, उन्होंने इन सब चीजों के बारे में पुलिस को क्लियर क्यों नहीं बताया, जबकि उनके पापा तो खुद एक MP थे। वो चाहते तो संजय दत्त का नाम बाहर भी नहीं आता और पुलिस तक भी ये खबर पहुंच जाती, जिससे इतने बेगुनाह लोगों की जान जाने से बच जाती। जिस संजय दत्त को उसके देश वालों ने सुपरस्टार बनाया, उसी देश वालों के साथ गद्दारी करने के बावजूद भी आज भी संजय दत्त का एक सुपरस्टार वाला स्टेटस है। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली संजय दत्त के हाथ भी मासूम लोगों के खून में रंगे हुए हैं। मगर जब ऐसे इंसान के ऊपर बायोपिक बनती है तो वो ऐसी बनती है जिसमें संजय दत्त को ही विक्टिम दिखाया गया था। एक इंसान जो कि अपनी पूरी जवानी एक कैसानोवा रहा, जिसकी 308 गर्लफ्रेंड्स हुई हो, जिसने हर वो ड्रग्स किया हो जो इस दुनिया में अवेलेबल है, जिसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दाऊद के राइट हैंड छोटे शकील से हूँ, जिसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ज्यादा दिन नहीं है जी, और मैं अगर जी बस ये दुआ करूं लगे मैं जी।
उसने ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ली है। उन लोगों ने कभी इंडिया की भलाई नहीं चाहा। ऐसे में संजय दत्त जैसा एक्टर जब उनसे जी भाई जी कर रहा है, उनसे दोस्ती रखता है और इस देश की पब्लिक उसी को सर पे चढ़ाती है, तो ये काफी अपने आप में शर्म की बात है। राजकुमार हिरानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि संजय दत्त अपनी हर एक गर्लफ्रेंड को एक ग्रेव यार्ड लेकर जाता था, जहां वो उनसे किसी भी रैंडम ग्रेव को दिखाकर ये कहता कि मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाने लेके आया हूँ, ताकि वो इमोशनली उनसे अटैच हो जाए और बाद में उनसे फायदा निकाला जा सके। एक ऐसे सेक्स एडिक्ट इंसान को लिटरली हीरो पोर्ट्रे किया गया है उसकी बायोपिक में। संजय दत्त में एक भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जिससे उसे कोई हीरो कहा जा सके। मगर यही तो प्रॉब्लम है ना हमारे देश की। लोग इतने भोले हैं कि इमेज को व्हाइट वॉश करने वाली मूवी जाके देखते हैं और एक ऐसे इंसान को फिर हीरो बना देते हैं। संजू और कुछ नहीं, बस संजय दत्त की एक पीआर मूवी थी जो कि उसके बॉलीवुड में कमबैक को सक्सेसफुल बनाने के लिए बनाई गई थी, बस और कुछ नहीं। इतना सब कुछ सुनने के बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इसको एक असली हीरो मानना चाहोगे या फिर नहीं, या फिर ऐसा एक्टर जो कि हीरो कहलाने के लायक भी नहीं है। संजय दत्त की कहानी सुन के मुझे इन्हीं का एक गाना याद आता है जो कि है नायक नहीं खलनायक हूँ। I hope you like this video and my perspective of